हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट लेवल सेकंड के लिए एसएसटी सॉल्व करेंगे। यानी एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, आने वाला एग्ज़ाम जो जुलाई में होगा, तो देखिए उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जो है पेपर का एनालिसिस करेंगे तो सेम देखिए ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। और लेकिन पैटर्न जो रहेगा तो सेम ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना जो है सॉल्व करिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपका स्कोर जो है बढ़ेगा। तो चलिए देखिएगा, हम बिना किसी देरी के जो है क्वेश्चन 91 नंबर स्टार्ट करते हैं और व्याख्या सहित इसमें और भी बताएंगे। तो चलिए देखिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा गया है कि किस वर्ष शुरू किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1952 में। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो ये शुरू किया गया 1952 में। मान लीजिए जो है तारीख पूछी जाती है कि किस तारीख को शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 में। उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य मान लीजिए पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1952। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो किस मामले में दिया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है, तो केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत तो इसे दिया था केशवानंद भारती के मामले में, जो कि 1973 में दिया गया था। 1973 में, और केरल राज्य में, भारत के केरल राज्य में 1973 में दिया गया था केशवानंद भारती के मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 200। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि कौन सा देश द6 यानी सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क का सदस्य पूछा गया है, ऐसा कौन सा देश नहीं है। तो इसमें देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान जो है तो सार्क का जो है सदस्य नहीं है। अब बाकी देखिए सार्क के सदस्यों की सूची देख लीजिएगा, यानी कितने देश शामिल हैं। तो अफ़गानिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान हो गया, उसके बाद मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी इतने देश जो हैं तो सार्क के सदस्य हैं। और देखिए मान लीजिए इसकी स्थापना पूछा जाता है कि सार्क द6 की स्थापना जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कब? तो 8 दिसंबर, देखिए 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश के ढाका शहर में हुआ था इसकी स्थापना। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा देश द6 यानी सार्क का सदस्य नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जापान।
अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी जो हैं तो ये राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं और यह पुस्तक जो है 1916 में प्रकाशित हुई। राजपूत पेंटिंग पुस्तक जो है तो ये कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई 1916 में। 1916 में प्रकाशित हुई। और जिसने जो है इसमें देखिएगा तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है इस पुस्तक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि लोक कला का संबंध है, तो लोक कला का संबंध जो है पूछा गया है किससे है? देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय कला से। लोक कला का संबंध जो होता है तो ये क्षेत्रीय कला से होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। तो देखिए ज्यामितीय डिजाइन जो है ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामितीय डिजाइन कही जाती है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि ऐपण का संबंध किस राज्य से है? ऐपण, तो देखिए ऐपण का संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य से है। कहाँ से? तो ये उत्तराखंड राज्य से है। अब देखिए ऐपण क्या है? तो ऐपण जो है एक उत्तराखंड की पारंपरिक रंगोली है। रंगोली बनाई जाती है उत्तराखंड में, उसी को ऐपण कहते हैं। और ये जो है उत्तराखंड के कुमाऊं जिले की कला है। मान लीजिए पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस जिले की ये कला है, तो वो मूल रूप से उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की ये प्रमुख कला है और यह एक पारंपरिक रंगोली या भित्ति कला है। ठीक है। और इसमें मान लीजिए पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या सामग्री लगते हैं, तो इसमें देखिए लाल मिट्टी गेरू का आधार बनाकर चावल के पिसे हुए पेस्ट से बनाया जाता है। तो ऐपण का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। ऐपण क्या है? तो उत्तराखंड में जो है एक रंगोली बनाई जाती है, उसी को हम ऐपण कहते हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उत्तराखंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो बताइए भाई कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या पूछी गई है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। यानी हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर जो स्वर बनेंगे तो वो बनेंगे 12। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो देखिए चार ताल का प्रयोग जो है ये ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यह जो है तो ये 12 मात्राओं की एक प्राचीन और शास्त्रीय ताल है। कितने मात्राओं की? तो 12 मात्राओं की। ध्रुपद जो है तो 12 मात्राओं की एक प्राचीन और शास्त्रीय ताल है जो कि पखावज पर बजाई जाती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्रुपद। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तबला वादक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास शर्मा। ऑप्शन में दिया गया है पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान तिरकवा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रामदास शर्मा। ये जो हैं तो ये तबला वादक नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में हुए जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित। भारत में अगर पूछा जाता है तो प्रथम राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुए तो ये मुंबई में हुए हैं, मद्रास में नहीं हुआ है। ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है मुंबई, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में।
तो 1940 में, मान लीजिए सन पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल किस सन में आयोजित हुआ, तो ये 1940 में आयोजित हुआ था। और उसके बाद देखिए पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहला जो है राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में 1924 में। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, और यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। खेल दिवस जो है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि देखिए सॉरी इसमें देखिए कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं, तो योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो हैं तो ये योग विधा से संबंधित हैं, और पतंजलि योग सूत्री की रचना इन्होंने ही किया है, जिसमें जो है 195 से लेकर 196 सूत्र हैं। इसमें कितने सूत्र हैं, तो 195 से लेकर के 196 सूत्र शामिल हैं। तो योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का से। जीइन नामक प्रोटीन जो है तो ये मक्का से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है, तो दुकाजी यानी जो ज़्यादा दूध देती है या जो बैल के आकार की होती है उसे भी दुकाजी कहते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा थार पारकर। गाय की जो है थार पारकर। उसके बाद में है कांकरेल, हरियाणा, राठी और अंगूल, यानी ये जो है नस्लें तो ये दुकाजी नस्ल की कहलाती हैं ये गायें। और ये जो है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, यानी दुकाजी नस्ल की गाय जो है तो ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये हो गया दुकाजी नस्ल थार पारकर, और दुकाजी नस्ल की और भी गांव के नाम याद कर लीजिएगा, कांकरेल, हरियाणा, राठी और अंगोल, ये सभी दुकाजी नस्ल की गायें हैं। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110 कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो देखिएगा कि भारत को जो है कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत को कितने कृषि उप जलवायु क्षेत्रों में उप जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है क्षेत्रों में, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 73। भारत को कुल 73 उप जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और कृषि जलवायु क्षेत्रों में तो ये हो जाएगा 15। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि केंद्रिक बीज की संतति है, तो केंद्रीय बीज की संतति है प्रजनक बीज, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो देखिए मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टा या संतरा। इसे हम माल्टा या संतरा फल जो है सबसे उपयुक्त है। और इसमें जो है
खट्टे फलों के छिलके और गूदे का उपयोग किया जाता है, यानी मार्मलेड बनाने में तो खट्टे फलों के छिलके और उसके गूदे का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माल्टा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है मैसूर में, यानी कर्नाटक में। मैसूर के मैसूर जो है तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और इसकी स्थापना जो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो ये हुई थी 21 अक्टूबर 1950 में। 21 अक्टूबर 1950 में। अब आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो जेली बनाने के लिए जो है पूछा गया है किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शर्करा। शर्करा यानी शक्कर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए शुगर। आगे देखिएगा केसर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए केसर प्राप्त किया जाता है ये पुष्प वर्तिकाग्र से, यानी ये जो है केसर तो ये फ्रोकस सैटिकस नामक फूल के वर्तिकाग्र से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुष्प वर्तिकाग्र से। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। तो देखिए मानव शरीर में जो है कुल 24 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन देखिए कि TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो देखिएगा कि TAB का टीका जो होता है ये मियादी बुखार से बचाव के लिए लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला वाला क्वेश्चन है कि किन वस्त्रों में गोंद की कलफ का उपयोग होता है। तो देखिए गोंद की कलफ का उपयोग जो होता है ये सूती वस्त्रों में होता है, और सूती वस्त्रों के अलावा जो है तो ये मलमल और लिलन के कपड़ों में भी होता है। अब इसमें देखिए तो इसका प्रयोग जो है कपड़े में कड़ापन लाने और चमक लाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें गोंद या स्टार के कलफ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र। मान लीजिए सूती वस्त्र ऑप्शन में नहीं रहता है, मलमल या लिलन रहता है, तो इन दोनों में भी जो है गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक है महर्षि पाणिनि। अब देखिए वेद व्यास, तो वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 123 नंबर कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो देखिएगा कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इबादत खाना का मतलब होता है पूजा गृह। इबादत खाना का मतलब क्या होता है, तो ये होता है पूजा गृह। पूजा गृह जो कि अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी तो ये 1875 ईस्वी में हुई थी। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दीन ए इलाही की स्थापना करने वाले हैं अकबर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा,
अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिएगा कि ह्वेन सांग जो था तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है। कलंदर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। बाबर को जो है तो कलंदर की उपाधि दी गई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबर। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। इन्होंने 1905 में कब किया था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू कुंवर सिंह का किस राज्य के जमींदार थे। तो देखिए कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। अब देखिए जगदीशपुर कहाँ है, तो देखिए ये बिहार में है। बाबू कुंवर सिंह जो थे तो ये बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के, जो कि वर्तमान में जो है भोजपुर जिला है, बिहार का भोजपुर जिला है, और भोजपुर जिले में स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे। और उन्होंने जो है 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो ये थे बिहार राज्य के। बिहार, और बिहार इसमें दिया नहीं गया है तो ये हो जाएगा जगदीशपुर। अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लोब। ग्लोब जो है तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त सामग्री है महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 132 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो देखिए भूगोल शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो भ्रमण विधि होगी, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो देखिए मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों के द्वारा जो है सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम नदी के द्वारा। हिम नदी के द्वारा, या फिर इसे हम ग्लेशियर के द्वारा भी कह सकते हैं। तो यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हिम नदी के द्वारा। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए भिलाई इस्पात कारखाना यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। जिला कौन सा है, तो दुर्ग जिला है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसमें। तो 137 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है। तो देखिए औषधि सेल का उदाहरण है सेल। सेल जो है तो ये औषधि सेल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो देखिए पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो होती है वो सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण। ग्रामीण जो है ये भ्रंश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी मरुस्थल जो है तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अब देखिए गोबी मरुस्थल तो यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। मान लीजिए स्थित पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो है तो ये चीन और मंगोलिया में स्थित है और यह एक ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोबी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। देखिए तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान है ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना है। तो रिहंद परियोजना आपसे पूछा गया है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है तो यह एक रिहंद परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में रिहंद नदी पर बने बांध के पीछे स्थित है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला वाला क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन है कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ स्थित है। तो देखिए सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश तो राज्य ही है, मतलब किस जिले में पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और चीन के तिब्बत में स्थित नगारी प्रांत की सीमा पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित है किन्नौर जिले में। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, यानी किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि शिक्षा के उद्देश्यों का। अगला वाला क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मानचित्र। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है, तो वो है मानचित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 3। भाग 3 जो है तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। भारतीय पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया और ये संशोधन जो है 1992 में किया गया। 1992 में किया गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 148 नंबर। तो 148 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। मान लीजिए इसका अन्य नाम पूछा जाता है, तो इसका अन्य नाम है विश्व न्यायालय, यानी वर्ल्ड कोर्ट। कार्य क्या है इसका, तो इसका कार्य है कि सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है कार्य है कि सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना। अब इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो मुख्यालय है द हेग में, यानी ये नीदरलैंड में पड़ता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो देखिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 60 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हो गया है। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 51, यानी आर्टिकल 51।